हेलो फ्रेंड्स। परसों अपन ने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स कितनी एनर्जी देते हैं उसके बारे में। अब अपन कंप्लीट डिटेल में पढ़े थे कि फैट कितनी एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है एंड फैट कितनी एनर्जी देता है। ओके, आज उसका जो बचा हुआ पार्ट था अपन ने शायद प्रोटीन के अमीनो एसिड्स का भी डिस्कशन कर लिया था और फैट में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का भी डिस्कशन कर लिया था, है ना। आज अपन पढ़ेंगे कि अपने एनर्जी तो पढ़ ली कि कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है एंड फैट कितनी एनर्जी देता है। बट एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि किस पर्सन को कितनी एनर्जी की नीड होती है, कितना एसेंशियल होता है। तो उसमें क्या है, अगर फीमेल और मेल को अगर अपन देखें तो जनरली जो बैठ के काम करने वाली जो फीमेल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है 1600 किलो कैलोरी, और जो बैठ के काम करने वाले जो मेल्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है 2100 किलो कैलोरी। देन फिर वापस बैठ के काम करने वाले के बाद साधारण काम करने वाला, तो साधारण काम करने वालों में फीमेल को चाहिए होती है 2130 किलो कैलोरी एनर्जी और मेल को चाहिए होती है 2710 किलो कैलोरी एनर्जी। इनमें जो मेल और फीमेल की जो एनर्जी है ना, इनमें नॉर्मल 500 से 700 के बीच गैप रहता है, एवरेज 500 गैप रहता है। जैसे बैठ के काम करने वाली फीमेल को चाहिए 1600 किलो कैलोरी, तो उससे 500 और ऐड कर देंगे तो 2100 किलो कैलोरी मेल की हो जाएगी। फिर साधारण काम करने वाली फीमेल को चाहिए है 2130 किलो कैलोरी, तो उसमें अपन 500 या 600 और जोड़ेंगे तो 2710 मेल को चाहिए है। फिर है कठिन काम करने वाले। कठिन काम करने वालों में जो महिला है, कठिन काम करने वालों में महिला को चाहिए होती है 2730, और जो मेल है 2730 में अपन यहाँ पे अपन 700 ऐड करेंगे मेल में, तो कठिन काम करने वाले मेल में चाहिए होती है 3470 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पार्टीशन बचा हुआ था जो अपना परसों का बचा हुआ था एनर्जी वाला, जो मैंने फैट की एनर्जी बताई थी, प्रोटीन की एनर्जी बताई थी, कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी बताई थी, तो उसमें फिर ये पार्टीशन बचा हुआ था। अब अपन कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि अपन उस दिन सिर्फ एनर्जी के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, अपन ने ये डिस्कस नहीं किया था कि कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स क्या क्या हैं। पहला अपन ने वर्क्स पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के वर्क्स क्या क्या हैं, तो उनमें जैसे एनर्जी आई थी, प्रोटीन की बचत आई थी, फिर विटामिन बी ग्रुप है उसके संश्लेषण में हेल्प करता है, देन फिर पाचन में हेल्प करता है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ये जनरल काम है कार्बोहाइड्रेट के। टाइप्स में इनके 3 टाइप होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कौन से होंगे, जिनमें सिंगल वो होगा, जो ग्लूकोज का सिंगल अणु जुड़ा हुआ होगा। ओके, हाँ, इनका डिटेल नीचे नहीं। तो मोनोसेकेराइड कौन से होंगे, जिनमें ग्लूकोज का सिंगल अणु जुड़ा हुआ होगा। ग्लूकोज का सिंगल अणु होगा वो मोनोसेकेराइड कहलाएगा। अगर 2 से लेके 9 तक ग्लूकोज का अणु अगर जुड़ा हुआ होगा तो वो ओलिगोसेकेराइड कहलाएगा। जैसे ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पेंटोज, शर्करा, तो जिनमें 2 से ज़्यादा और 9 से कम अणु ग्लूकोज के अणु जुड़े हुए होंगे वो ओलिगोसेकेराइड कहलाएगा। और देन फिर 10 या 10 से अबोव वाले पॉलीसेकेराइड में आ जाएंगे। अब है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कौन कौन से आएंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज कौन सा है, जो जनरल जो ग्लूकोज होती है, ब्लड शुगर जो होती है वो ग्लूकोज का पार्ट आ जाएगा। ग्लूकोज में जैसे इसको ग्रेप शुगर भी बोलेंगे, इसको डेक्सट्रोज भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ की कार्बन की संख्या 6 है तो इस वजह से उसको अपन डेक्सट्रोज भी बोल सकते हैं। तो बेसिक जो C6H12O6 होता है वो ग्लूकोज को अपन ग्लूकोज बोलेंगे। उसके बाद में
फ्रक्टोज को किसको बोलेंगे? फ्रक्टोज को अपन बोलेंगे फ्रूट शुगर। ये भी एक ग्लूकोज का ही मॉडिफाई रूप है जिसको अपन फ्रूट शुगर बोलते हैं। ये जनरली फ्रूट्स में पाया जाता है और इसको अपन स्पर्म की शुगर भी बोलते हैं। जो सीमन में जो शुगर पाई जाती है वो भी फ्रक्टोज ही होती है जो सुक्रोज की फॉर्म में होती है। फिर गैलेक्टोज जो होता है, गैलेक्टोज जो मिल्क में जो शुगर पाई जाती है, जो दूध में जो शुगर पाई जाती है, उसका वो उसी का ही फॉर्म होता है। वो गैलेक्टोज के रूप में ही टूटता है। गैलेक्टोज को अपन ब्रेन शुगर भी बोलते हैं क्योंकि जो हमारी ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो बनता है वो गैलेक्टोज की वजह से ही बनता है, इसलिए अपन गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। एक तरह से अपन लेक्टोज को भी ब्रेन शुगर बोलेंगे क्योंकि लेक्टोज बना किसका है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज वहाँ भी आ गया, तो इसलिए अपन वो जो है वो डाइसेकेराइड में चला जाएगा। तो जो गैलेक्टोज है उसको अपन ब्रेन शुगर भी बोलेंगे और इसका काम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में को बना के रखना या उसको बढ़ा के रखना। ठीक है। अब है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में जो आएंगे वो अपना 2 से लेके 9 के बीच में, जिनमें 2 ग्लूकोज अणु से लेके 9 ग्लूकोज अणु तक होते हैं, वो सारे के सारे ओलिगोसेकेराइड में आएंगे। ठीक है। इनमें कौन कौन से होंगे? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और अपना ट्राइसेकेराइड, ये अपने ओलिगोसेकेराइड में आएंगे। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये तीनों डाइसेकेराइड हैं। डाइसेकेराइड इन द सेंस कि 2-2 ग्लूकोज के अणु से मिलके बने होते हैं। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये तीनों डाइसेकेराइड हैं। और ट्राइसेकेराइड में आएगा जो रैफिनोज है, जो फाइबर्स का भंडार है, वो आएगा ट्राइसेकेराइड में। अब जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का। जब सुक्रोज टूटेगा तो किन में टूटेगा? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज वही फ्रूट शुगर, और ये पाया किस में जाता है? जो सीमन फॉर्म होता है, स्पर्म जिनसे बनते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी जिनसे बढ़ती है, उसमें अपना फ्रक्टोज पाया जाएगा, सुक्रोज पाया जाएगा। फिर है माल्टोज। जब 2 ग्लूकोज के अणु, 2 2 ग्लूकोज की ही अणु जब मिल जाते हैं और मिलके जब वो डाइसेकेराइड बनाते हैं तो उसको अपन माल्टोज कहते हैं। थर्ड नंबर है लैक्टोज का। तो लैक्टोज किसका बना होगा? जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, अपन जब मोनोसेकेराइड पढ़ रहे थे तब भी मैंने डिस्कस किया था कि लैक्टोज आया था, तब अपन ने डिस्कस किया था कि उसको ब्रेन शुगर भी कहते हैं। तो लैक्टोज बनता किसका है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज का। अब है ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड में रैफिनोज पाया जाएगा। ठीक है। माल्टोज जो है वो सबसे ज़्यादा किस में मिलेगी? जो माल्ट शुगर है या जो माल्टोज है वो सबसे ज़्यादा किस में मिलेगी? जो फर्मेंटेड जो होता है, जैसे अपनी फर्मेंटेशन की क्रिया जिनमें होती है, जैसे 2 ग्लूकोज के अणु होते हैं माल्टोज में, तो जिनमें फर्मेंटेशन किया हुआ होता है ना, जैसे अपना अल्कोहल हो गया, शराब हो गया, तो उसमें माल्ट शर्करा पाई जाएगी। क्योंकि इनमें भी होता क्या है, जैसे शराब बनाते हैं तो जौ वगैरह की ही बनती है, उनको फर्मेंटेशन करके ही बनाते हैं। तो जिन चीज़ों में फर्मेंटेड किया हुआ होता है उनमें सब में माल्ट शर्करा पाई जाती है। और जो अंकुरित अनाज हैं, जितने भी अंकुरण से जो बने होते हैं, उनमें भी सब में माल्ट शर्करा पाई जाती है। और जो ट्राइसेकेराइड जो अब है, ये जो ट्राइसेकेराइड है ये ग्लूकोज के 3 अणु से मिलके बनता है। जो रैफिनोज है, जिसको अपन ट्राइसेकेराइड जिसका अपन नाम दिया है, जो रैफिनोज है, ये ग्लूकोज के 3 अणु से मिलके बना होता है, इसीलिए इसको अपन ने ट्राइसेकेराइड बोला। वो 3 अणु कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कौन कौन से हैं रैफिनोज में 3 अणु? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और अपना गैलेक्टोज। 2 तो जी और 1 एफ, GGF। ठीक है। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। तो ट्राइसेकेराइड मतलब 3 ग्लूकोज के अणु और 3 में ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है। अब है अपना मोनोसेकेराइड कंप्लीट है। कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप्स हैं उनमें मोनोसेकेराइड कंप्लीट है और डाइसेकेराइड कंप्लीट है। ठीक है। अब है तीसरा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से थे? पॉलीसेकेराइड में जिनमें 10 या 10 से अबव जो जिनमें ग्लूकोज का अणु होता है वो पॉलीसेकेराइड में आते हैं। ठीक है।
जो जिनमें 10 या 10 से अबोव ग्लूकोज के अणु होंगे वो पॉलीसेकेराइड कहलाएगा। पॉलीसेकेराइड में आएंगे कौन कौन से? पहला स्टार्च, फिर स्टार्च का ही दूसरा फॉर्म जो है डेक्स्ट्रीन जो है वो उसका दूसरा फॉर्म है, पार्टीशन करके बनाया है। तो स्टार्च को ही फॉर्म करके जो बनाया है वो डेक्स्ट्रीन हो जाएगा। फिर तीसरा आएगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बाद में चौथा आएगा पेक्टीन, पांचवा आएगा पेक्टीन के नीचे आएगा काइटिन, फिर काइटिन के बाद आएगा इनुलिन, इनुलिन के बाद में आएगा हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज। ठीक है, बेसिक लेवल के इनमें सारे आ गए हैं। अब है सबसे पहला स्टार्च। सबसे पहले पादप शर्करा है, पादपों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें होता क्या है पौधों में? तो स्टार्च बनता किस चीज़ का है? जो पौधों में स्टार्च पाया जाता है वो किस किस चीज़ का फॉर्म किया हुआ बनता है? तो इसमें 20 to 25% एमाइलेज होता है एंड 75 to 80% इसमें एमाइलोपेक्टिन होता है। तो याद रखना बच्चों, स्टार्च जो ग्लूकोज का ही एक पार्ट है जो पौधों में संचित होता है, तो वो बनता किसका है? वो एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन का। एमाइलेज जो होता है वो होता है 20 to 25% एंड एमाइलोपेक्टिन होता है 75 to 80%। और ये संचित होता है पादपों में। हाईएस्ट जो स्टार्च होता है वो आलू और चावल में पाया जाता है। ठीक है, जो हाईएस्ट क्वांटिटी स्टार्च की होती है वो आलू और चावल में होती है। और अपन जैसे स्टार्च को जब टेस्ट करते हैं, ये क्वेश्चन जनरली कॉमनली ये पूछा ही जाता है, मैक्सिमम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है ये, कि जो अपना स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं। तो इसका जो स्टार्च का टेस्ट है वो आयोडीन टेस्ट का, स्टार्च को चेक करने के लिए आयोडीन टेस्ट का उपयोग किया जाता है। और एग्जाम्स में और जैसे इसके अणु कितने होते हैं, स्टार्च में कितने ग्लूकोज के अणु होते हैं, तो 250 से 300 के लमसम ग्लूकोज के अणु होते हैं स्टार्च में। ठीक है, तो स्टार्च के बारे में क्वेश्चन क्या क्या आता है जनरली, कि स्टार्च संचित किस में होता है? पौधों में। इसमें क्या क्या पार्ट होता है स्टार्च में? तो एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलेज होता है 20 to 25 एंड एमाइलोपेक्टिन होता है 75 to 80%। दैन फिर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टार्च किस में पाया जाता है? आलू एंड चावल में। फिर इसका स्टार्च का टेस्ट क्या होता है? अपना आयोडीन टेस्ट होता है जो स्टार्च को देखने के लिए किया जाता है। उसके बाद में इस ग्लूकोज के अणु कितने होते हैं स्टार्च में? तो 250 to 300। स्टार्च से कंप्लीट क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी का स्टार्च का ही पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करके और बनाया जाता है। ये स्टार्च का ही एक पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करके और इसको डेक्स्ट्रिन को बनाया जाता है। तो स्टार्च भी हो गया और डेक्स्ट्रिन भी हो गया। ठीक है, अब है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर होता है। जंतुओं के लीवर में भोजन के रूप में ग्लाइकोजन स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन संचित होता है, स्टोर होता है। एंड अपना जो जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन है वो 6 लाख अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। एक ग्लाइकोजन का अणु 6 लाख अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। तो इससे मेनली क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं ग्लाइकोजन से? ग्लाइकोजन से पहला क्वेश्चन तो आता है कि इसका सेकंड जो नाम है, जो प्राणिज शर्करा या कार्बोज या जांतव शर्करा जिसको बोलते हैं, प्राणी शर्करा या जांतव शर्करा, तो और कार्बोज शर्करा भी। तो पहला क्वेश्चन तो इसके दूसरे नाम के रिगार्डिंग आता है कि भाई प्राणी शर्करा या जांतव शर्करा किसको कहा जाता है, तो आएगा ग्लाइकोजन। देन फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि अपना जो ग्लाइकोजन है वो संचित कहाँ पे होता है? लीवर में संचित होता है, भोजन के रूप में संचित होता है। जैसे ही अपन फास्टिंग वगैरह करते हैं तो वो ग्लाइकोजन टूटना स्टार्ट हो जाता है और एनर्जी गिविंग का काम करने लग जाता है। देन फिर एक ग्लाइकोजन का अणु में कितने ग्लूकोज होते हैं, ये क्वेश्चन तीसरा आता है। तो एक स्टार्च के अणु में 250 से 300 थे, समझ गए? एक स्टार्च के अणु में कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे? 250 से 300। बट एक ग्लाइकोजन में ग्लूकोज के अणु कितने होंगे? 6 लाख अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, 6 लाख अल्फा ग्लूकोज से मिलके
एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, फिर आया है अपना पेक्टिन। पेक्टिन क्या बेसिकली एनर्जी गिविंग का काम नहीं करता है, पेक्टिन मैन एनर्जी गिविंग का काम नहीं करता है। इसका यूज होता है जो जेली प्रोडक्ट्स होता है ना, जो जेली वगैरह फॉर्म होती है उसमें पेक्टिन का यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर उसी में ही मेन काम होता है पेक्टिन का। फिर है काइटिन। काइटिन जो कीड़ों मकोड़ों में जो होता है, कीटों में जो भी अपना पाया जाता है वो काइटिन प्रोटीन होती है, जिस काइटिन से बनके कीटों का जो कवच होता है, ऊपर का जो कवच होता है वो कीटों का वो काइटिन का बना होता है। फिर है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? जो प्लांट्स की सेल वॉल है उनमें सेलुलोज पाया जाता है। हमारे जो प्लांट्स की सेलुलोज है वो सेल वॉल है उसमें पाया जाता है। जनरली 600 से 1000 तक इसमें ग्लूकोज के अणु होते हैं। और दूसरा ज़्यादातर पाया किस में जाता है? तो हरी सब्जी हो गई, घास हो गया, छिलका जो आटे का चोकर जिसको बोलते हैं, ऊपर का छिलका जो अनाज के ऊपर का छिलका होता है वो हो गया, साबुत अनाज हो गया, और छिलके वाला जितना भी है वो सारा का सारा इसमें सेलुलोज उन्हीं में पाया जाएगा। और फाइबर है फुल, जनरल सी बात है कि फुल फाइबर है, तो ये क्या करेगा? डाइजेशन में हेल्प करेगा, कब्ज में राहत देगा, इन सब चीज़ों में ये हेल्प करेगा। फिर है अपना हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज भी एक सेलुलोज का ही एक दूसरा रूप है, सेलुलोज की तरह ही होता है। इसका भी मेन बेसिक इनका काम एनर्जी गिविंग का इतना नहीं होता है, ज़्यादातर इनका मेन काम होता है, एनर्जी देते हैं नो डाउट, बट ज़्यादातर काम जो होता है वो इनका होता है फाइबर का होना, इनमें फाइबर होता है, इसलिए ये अपना डाइजेशन सिस्टम को पूरा वो करते हैं। जो दालों का छिलका है या जो अनाजों का छिलका है उनमें सब में अपना हेमीसेलुलोज पाया जाएगा। तो जैसे जो सेलुलोज था वो तो था घास, हरी सब्जी, आटे का चोकर, साबुत अनाज इनमें, और जो हेमीसेलुलोज है वो दालों में और अनाजों में पाया जाएगा। दूसरा काइटिन में है ना एक अलग से चीज़ आती है कि इसमें नाइट्रोजन तत्व भी मिला जाता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी मिला जाता है, तो ये भी याद रखना एक। फिर आता है इनुलिन। इनुलिन होता है, ये एक तरह से फ्रक्टोज का ही बहुलक है, फ्रक्टोज का ही पॉलीमर है एक तरह का। और जो डहलिया पादप है, जो डहलिया पौधा है उसकी जड़ों से इसको लेते हैं इनुलिन को। तो ये जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैजुअली कि इनुलिन कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है। तो इनुलिन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? डहलिया पादप की जड़ों से। और जनरली ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, इनुलिन जो है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है। फिर आता है पॉलीसेकेराइड्स में हिपेरिन। लास्ट पॉलीसेकेराइड है बच्चों ये हिपेरिन। हिपेरिन जो है वो सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड है, मतलब इसमें सल्फेट पाया जाता है। मेनली हिपेरिन का काम क्या होता है? एंटीकोएगुलेंट की तरफ काम करता है। हमारी बॉडी में ये ब्लड को जमने नहीं देता है। जैसे अब जब भी अपना ब्लड बाहर आता है तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जैसे ही बाहर आता है तो हमारी जब खून है वो जम जाता है बाहर आते ही। तो हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमता फिर ये? तो उसका रीज़न है कि हमारी बॉडी में हिपेरिन होता है जो हमारे खून को जमने नहीं देता, ये एंटीकोएगुलेंट का काम करता है। हमारे कार्बोहाइड्रेट के जो मैंने आपसे पिछली क्लास में प्रॉमिस किया था कि कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक जो टाइप्स हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड अपना पॉलीसेकेराइड वाला, तो वो आज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड कंप्लीट हो गया है, ओलिगोसेकेराइड कंप्लीट हो गया है और पॉलीसेकेराइड कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार दोबारा से आपको रिकॉल करवा रही हूँ। मोनोसेकेराइड में कौन से होंगे? जिनमें एक ग्लूकोज का अणु होगा और C6H12O6 के रूप में पाया जाएगा। जो ओलिसेकेराइड होगा उसमें ओलिगोसेकेराइड में 2 से 9 तक जो कार्बन के अणु होंगे वो ओलिगोसेकेराइड का पार्ट आएगा। और उसका फॉर्मेशन क्या होगा? C12H22O11। ठीक है, और इनमें मोनोसेकेराइड में आएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। जब जो डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड जब टूटता है ना एनर्जी देने के लिए, तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में ही टूटता है। मतलब जो सबसे बेसिक जो है, जो फर्स्ट लाइन है एनर्जी गिविंग की कार्बोहाइड्रेट की, जो फर्स्ट लाइन है वो मोनोसेकेराइड ही है।
क्योंकि इन्हीं से बन के ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड बनते हैं। तो जब ये टूटेंगे बने हुए तो ये मोनोसेकेराइड में ही टूटेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज में। दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, इनमें 2 से 9 वाले। ओलिगोसेकेराइड में एक तो डाइसेकेराइड और एक ट्राइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में 3 थे, कौन कौन से? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज किससे फॉर्म हुआ था? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। माल्टोज किससे फॉर्म हुआ था? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। एंड जो लैक्टोज किससे फॉर्म हुआ था? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से। और जो ट्राइसेकेराइड था उसमें रेफिनोज, जो रेफिनोज है वो ट्राइसेकेराइड में आएगा। रेफिनोज में कौन कौन से आएंगे? ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। याद रखना GGF, ठीक है। गर्लफ्रेंड हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। तो 2 बार G आएगा और उसके बाद में F आएगा। ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। अब है अपना जो पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से हैं? स्टार्च से ही पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होके बनेगा डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन के बाद आएगा ग्लाइकोजन के बाद आएगा पेक्टिन के बाद आएगा काइटिन के बाद आएगा इनुलिन के बाद आएगा हिपेरिन के बाद में सेलुलोज आएगा, जो कृत्रिम रेशे बनाने में काम आता है। याद रखना, सेलुलोज फाइबर तो देता ही देता है, इसके साथ में इसका काम कृत्रिम रेशे बनाने का भी है, जो अपना धागा वगैरह बनता है और जो अपने ये कागज, अपने थैले वगैरह बनते हैं पौधों की, उससे तो ये आर्टिफिशियल कृत्रिम रेशा बनाने का काम भी करता है ये। तो सेलुलोज हो गया और हेमिसेलुलोज हो गया। तो हमारे पॉलीसेकेराइड भी कंप्लीट हो चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट हमने टोटली पूरा डिटेल में हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब अपन प्रोटीन और फैट के टाइप्स बचे हैं। बेसिक लेवल पे मैंने प्रोटीन और फैट को पिछली क्लासेस में आपको बता दिया था, इनकी एनर्जी कितनी होती है, ये बने किससे होते हैं, ये कितना एनर्जी देते हैं, इनका काम क्या है, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। अब अपन कल से प्रोटीन के और फैट के टाइप्स कवर करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।